हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। क्लास 12 फिजिक्स हमने शुरुआत किया था नए सत्र के लिए क्लासेस। और बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाश की। और मैंने चैप्टर नंबर 9 को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया था, ABCDE। और अभी हम देख रहे हैं चैप्टर 9E जिसका नाम है प्रकाशिकी यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और आज है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले जिसका नाम है खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी। पिछले दो लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया बच्चों सूक्ष्मदर्शी के बारे में। जो माइक्रोस्कोप होता है उसके दो प्रकार दोनों लेक्चर्स में हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था। फिर सेकंड लेक्चर में हमने आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताया था। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उनसे बोलना चाहता हूं कि उनके लिंक मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो पूरा का पूरा चैप्टर देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 9, वो प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना बस इतना होगा बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। और इसके बाद से हम चलेंगे चैप्टर नंबर 1 की ओर। 1 बाय 1 सारे के सारे वीडियोस आते जाएंगे। तो अगर आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, आपका भविष्य सुनहरा बनाना है, बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी करनी है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा चैनल शेयर करते रहिए। ओके बच्चों, तो चलिए आज का क्लास खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब दूरदर्शी बोलने से सबसे पहली चीज हमको यही समझ में आती है बच्चों, जिससे हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसी को हम दूरबीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरबीन। तो दूरदर्शी जो होता है वो तो बहुत सारे प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का दूरदर्शी देखते हैं। तो आज का हमारा क्लास में जो हम फोकस करेंगे बच्चों वो रहेगा खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी में। तो चलिए हम शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की दूरदर्शी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे दूरदर्शी क्या है। दूरदर्शी या दूरबीन, टेलीस्कोप बोला जाता है। दूरदर्शी उस प्रकाशिक यंत्र को कहते हैं जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है। दूरस्थ मतलब बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है बच्चों उसे दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, दूर का जो दर्शन कराए, दूर का जो हमको दर्शन कराए वही क्या होगा? दूरदर्शी होगा। तो दूरदर्शी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मार्केट में बहुत सारे दूरबीन अवेलेबल होते हैं जिससे हम दूर की वस्तुओं को अपने पास देख सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का दूरदर्शी ही है जो दूरबीन है। तो मुख्य रूप से दूरदर्शी के प्रकार अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। बोलते हैं सबसे पहला होता है बच्चों अपवर्ती दूरदर्शी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और सेकंड नंबर में है परावर्ती दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है ये अपवर्ती जहां अपवर्तन होता है प्रकाश का, परावर्ती जहां परावर्तन होता है। तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि कहां अपवर्तन होता है। अपवर्तन कहां होता है बच्चों? लेंसेज में होता है। और जो परावर्तन होता है वो मिरर्स मतलब दर्पण में होता है। तो इसी के कारण से इनको दो अलग अलग प्रकारों में बांट दिया गया है, 2 टाइप्स में बांट दिया गया है। और अगर इनकी परिभाषा की आप बात करते हैं तो सुनिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले अपवर्ती दूरदर्शी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में सुनिए। क्या होता है अपवर्ती? इस प्रकार के दूरदर्शी में बोलते हैं अभिदृश्यक। अभिदृश्यक लेंस उस लेंस को कहते हैं जो वस्तु की ओर होता है। इसी का इंग्लिश नाम होता है बच्चों ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस बोलने से हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है वस्तु और जो वस्तु की ओर लेंस होगा उसे हम ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। तो सुनिएगा क्या बोलता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मतलब अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में। इस प्रकार के दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट लेंस यूज करेंगे वो कौन सा लेंस होगा? बोलता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी के भी दो प्रकार होते हैं। अब दो प्रकार का अपवर्ती होता है। दूरदर्शी का पहला प्रकार हुआ बच्चों अपवर्ती। और अपवर्ती के भी कितने प्रकार बोलते हैं? 2 प्रकार। पहला में बताया खगोलीय या आकाशीय, जिससे हम आकाश की वस्तुओं को देखते हैं वो होगा आकाशीय। और दूसरा होता है बच्चों पार्थिव दूरदर्शी जिसमें हम पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में है बच्चों, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है वो है खगोलीय या आकाशीय दूरदर्शी। आज के क्लास में हम आपको यही बताने वाले हैं। और परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इस प्रकार के दूरदर्शी में अभिदृश्यक मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मैंने बताया कि अगर आपको अपवर्ती और परावर्ती में
डिफरेंस देखना है, दोनों में अंतर समझना है, तो यही समझिएगा कि अपवर्ती जिसमें हम लेंसों का यूज करते हैं वो अपवर्ती होता है, परावर्ती जिसमें क्या किया जाता है बच्चों, दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये मुख्य अंतर आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी हम अपवर्ती में कोई दर्पण का यूज नहीं करेंगे, मगर जो परावर्ती होता है वहां लेंस के साथ साथ हम दर्पण का भी उपयोग करते हैं। ओके, तो ये अंतर होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज हमको पढ़ना क्या है बच्चों, आज हमको देखना है किसके बारे में, हमको खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय बोलता है। ये भी नाम से स्पष्ट होता है, जहां हम खगोल, खगोल मतलब जो आकाश है उसमें स्थित पिंड है, ग्रह है, तारे हैं, उनको जब हम देखते हैं, ठीक है, टेलीस्कोप, जिस टेलीस्कोप की सहायता से, वो क्या होता है, आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी, उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लिखा है परिभाषा में, खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंड जैसे ग्रह है, तारे हैं आदि को देखने के लिए किया जाता है। फिर यहां हमको कैलकुलेट करना होता है आवर्धन क्षमता, मतलब मैग्नीफाइंग पावर, कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है वस्तु की अपेक्षा, कितना आवर्धित रूप में प्राप्त हो रहा है, ये कैलकुलेट करना रहता है। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला होता है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है, दर्शन कोण मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बता दिए हैं, जो हमारी आंख वस्तु के साथ कोण बनाती है बच्चों, वो क्या होती है, दर्शन कोण। तो फॉर्मूले में देखेंगे आप, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बड़ा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। और ये फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है ये फॉर्मूला, ये मैग्नीफाइंग पावर को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, और ये होता है बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण याद रखिएगा, बीटा से डिनोट करेंगे, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण को आप अल्फा से डिनोट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। ओके, तो चलिए आज के जो क्लास है बच्चों, वहां हम आपको बताएंगे किसके बारे में, हम आपको वहां खगोलीय मतलब आकाशीय दूरदर्शी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम उसका आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मैं अब आवर्धन क्षमता निकाल के दिखाता हूं। फार्मूला तो आपने समझ गया, याद रखिएगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो आप अगर खगोलीय दूरदर्शी को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डायग्राम पर फोकस करना पड़ेगा। जो डायग्राम्स होते हैं वो फिजिक्स की जान होती है, फिजिक्स की क्या होती है बोलते हैं, जान होती है। जितने भी आप डेरिवेशंस कैलकुलेट करते हैं बच्चों, बगैर डायग्राम के पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायग्राम का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, बहुत सुंदर सा डायग्राम। चलिए हम देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अगर आप आवर्धन क्षमता निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो किरण पथ बोलते हैं या जो किरण रेखा चित्र बनता है, रे डायग्राम बनता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रे डायग्राम बना लिए तो आपका आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी बहुत ही आसानी के साथ निकल जाता है। तो आवर्धन क्षमता के लिए हम रे डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा किस तरह से रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप मुख्य अक्ष खींचेंगे। क्या खींचेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे। ये मैंने एक सीधी लाइन खींच दी बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। फिर मैं एक यहां बनाता हूं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बनाता हूं बच्चों? उत्तल लेंस। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, क्योंकि ये वस्तु की ओर होता है इसलिए इसका नाम क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट लेंस। हिंदी में हम इसे बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलेंगे हम इसको? अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे। ओके, ये L1 नाम दे देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है, यहां जो वस्तु है वो कहां स्थित है? वो आकाश मतलब आसमान में स्थित है। और आसमान की जो दूरी होती है बच्चों वो अनंत ली जाती है, क्योंकि बहुत अधिक दूरी है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते आसानी से। तो हम मान के चलेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां है? इन्फिनाइट पर है, अनंत पर है, आसमान पर है। तो मैं एक छोटा सा यहां ऑब्जेक्ट ले लेता हूं बच्चों। ये ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूं AB। अब यहां आप ध्यान से देखेंगे, ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस का क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र O।
इतना डायग्राम आपको अगर क्लियर है तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाएंगे, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बनना चाहिए आपका, ताकि डेरिवेशन करने में, फार्मूला निकालने में आपको परेशानी ना हो। तो फिर से सुनिएगा, मैंने एक उत्तल लेंस लिया, नाम दिया बच्चों L1। इस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, मतलब अभिदृश्यक लेंस। और रीजन साफ है, क्यों ऑब्जेक्ट लेंस? क्योंकि ऑब्जेक्ट की ओर होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट लेंस। अब मेन जो बात है, मुख्य जो बात है कि वस्तु कहां है हमारी? आसमान में है, अनंत पर है, तो बहुत दूर है। और जब दूर से प्रकाश किरणें आती है तो वो कैसी आती है? समांतर आती है। कैसे आती है बच्चों? समांतर। तो यहां हम प्रकाश की किरणें बनाते हैं, चलिए, जो समांतर आ रही है। कैसे आ रही है बच्चों? समांतर आ रही है। ये कुछ इस तरह से आप बना लीजिएगा। प्रकाश किरणें कैसे आ रही है बच्चों? समांतर। देखिए पैरेलल आ रही है, ठीक है, जो रे हैं पैरेलल आ रही है। और जब भी कोई रे डायग्राम बनाते हैं तो एरो का मार्क जरूर दीजिए। देखिए मैंने एरो बनाया है। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है कि किरणें किधर से आ रही है, ठीक है। अब जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि वो अपने मार्ग पर क्या हो जाती है? सीधे निकल जाती है। नियम याद रहना आपको जरूरी है। जो नियम बनते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात होती है बच्चों कि जब प्रकाश किरणें कहां से आती है? बोलते हैं अनंत से। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर। तो इससे हमको समझ में आ जाता है जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? वो ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर बनेगा। तो चलिए, मैं पहली प्रकाश किरण जो है, जो प्रकाशिक केंद्र से आ रही, उसको मैं यहां आगे बढ़ाता हूं बच्चों। ये सीधे इस तरह से आगे चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो भी इस तरह से आगे बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलेंगे वहां क्या होगा बच्चों? वहां वस्तु का इमेज बनेगा। यहां जो इमेज बन रहा है वो देखिए कैसे बन रहा है। ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, एडेस बीडेस प्राप्त होगा। वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? हमको उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ठीक है। ये अब सबसे पहला काम करना, आप यहां बता देना ये क्या है। मैंने बताया आपको, जब प्रकाश किरणें कहां से आती है? अनंत से आती है। तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? फोकस पर। तो ये किसका फोकस होगा? ये ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस होगा। तो ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस है बच्चों, तो इसको लिखना FO, F ऑफ O, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी। तो ये फोकस पर बना, प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। ये जो हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये तो प्राप्त हुआ आवर्धित, मगर हमको और बड़ा चाहिए, क्योंकि जो आसमान पर जो वस्तुएं हैं उनको देखना है अच्छे से, तो हमको बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रतिबिंब मिला एडेस बीडेस, इसके सामने एक और लेंस लगाते हैं। वो कौन सा लेंस होता है? वो नेत्रिका लेंस होता है, या उसे हम बोलते हैं बच्चों आई लेंस। तो चलिए हम एक दूसरा यहां उत्तल लेंस, ये हमारा जो दूसरा उत्तल लेंस है वो हमने यहां लगा दिया। अब देखिएगा यहां फिर से एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो दूसरा लेंस है ये हमारी आंखों की ओर होता है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको नाम देते हैं आई लेंस। क्या नाम देते हैं हम? आई लेंस, या हिंदी में बोला जाता है बच्चों नेत्रिका लेंस। इसको क्या बोलेंगे हम? नेत्रिका लेंस। और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर रहेगा बच्चों ये होता है कैपिटल ई। इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? कैपिटल ई। एक मिनट, ठीक है। इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा बच्चों वो होगा ई। इसको यहां आप नाम दे दीजिएगा। जैसे ऑब्जेक्ट लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ, वैसे ही जो आई लेंस है उसका ऑप्टिकल सेंटर ई। अब देखिए प्रकाश की किरणें कैसे जाएगी। एक प्रकाश किरण जो है बच्चों वो कहां से होकर जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। और जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो अपने मार्ग पर सीधे चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे गई? समांतर गई। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो भी आगे बढ़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ जाती है। और यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना जरूरी है कि ये जो एडेस बीडेस होता है ना, वो नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और किसके बीच रखते हैं बच्चों? फोकस के बीच। कहां रखते हैं हम? नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। और रखने का रीजन यही होता है कि हमको वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर चाहिए। यहां बना है प्रतिबिंब, तो इसी की ओर इसका दूसरा प्रतिबिंब हमको बनता हुआ दिखाई देगा। आप बोल सकते हो कि एडेस बीडेस जो है वो अभिदृश्यक ऑब्जेक्ट लेंस के लिए प्रतिबिंब है, और आई लेंस के लिए, जो आई लेंस है उसके लिए वस्तु का कार्य करती है। और एडेस बीडेस को हमने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा है। तो देखेंगे
इधर ही जिधर वस्तु है हमारे पास में, आई लेंस के लिए वस्तु का काम ए डैश बी डैश किया, तो जिधर वस्तु है बच्चों उधर ही उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो कैसे मिलेगा प्रतिबिंब? ये दोनों किरणें तो निकल गई आगे, ठीक है, यहां से हम अपनी आंख रखेंगे बच्चों, हमारी आंख यहां होगी, ये हमारी आई होगी, तो हमको इधर से देखना है। तो ये प्रतिबिंब को देखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पीछे बढ़ाते हैं ये रेखाओं को, इनको इस तरह से आप डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे, जहां ये दोनों मिलेंगे वहां पर बोलता है वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब होगा बच्चों, इसको नाम दे सकते हैं आप PQ। क्या नाम देंगे आप? PQ नाम देंगे। इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार सुनिएगा, मैं शुरुआत से आपको सारी चीजें बता रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट लेंस जो वस्तु की ओर है, उत्तल लेंस, वस्तु कहां है? आसमान में, मतलब आकाश में बहुत दूर है, तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, या बोल सकते हैं वो किरणें जो है वो समांतर आएगी, तो उनका प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। ये ए डैश बी डैश फोकस पर बना। किसके फोकस पर? ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर बना। मगर जो प्रतिबिंब रहता है उसको हमको और आवर्धन करना है, इसीलिए हम एक और लेंस लेते हैं बच्चों, जिसका नाम होता है आई लेंस या नेत्रिका लेंस। तो ए डैश बी डैश को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं। ये क्या होता है? रेक पिनियन व्यवस्था, जैसे रेक आगे पीछे होता है ना, वैसी एक व्यवस्था पर रहता है। तो हम आई लेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं बच्चों कि ए डैश बी डैश जो है वो आई लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, प्रकाशिक केंद्र ई और फोकस एफ ई के बीच में रहे, क्योंकि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु से बड़ा और आवर्धित बनता है। तो ये ए डैश बी डैश बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ? PQ। कैसे बना? सुनिएगा एक बार फिर से। पहली प्रकाश किरण कहां से चली गई? प्रकाशिक केंद्र ई से होकर चली गई, अपने मार्ग पर सीधे चली गई। दूसरी प्रकाश केंद्र भी मुख्य अक्ष के समांतर गई, फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई बच्चों। मगर क्या हुआ? देखिए इधर ये क्या हो रहा है हमारे पास में, कहीं मिल नहीं रही है। इधर हमने अपना आंख लगाया, दोनों किरणों को पीछे किया, तो हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो हमको कहां प्राप्त हुआ? PQ पर प्राप्त हुआ। तो ये हमारा डायग्राम था। अब जो हमको निकालना है, यहां हमको क्या कैलकुलेट करना है वो आप सुन लीजिएगा अच्छे से। हमको निकालना है बच्चों आवर्धन क्षमता। क्या निकालना है हमको? आवर्धन क्षमता निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, और मैग्नीफाइंग पावर m इजिकल टू होता है बच्चों बीटा अपॉन अल्फा। m इजिकल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला बच्चों? बीटा अपॉन अल्फा होता है। तो बीटा क्या है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बना? PQ पर बना। कहां बना? PQ पर बना। ये PQ, ये क्या हो जाएगा बच्चों? बीटा। और वस्तु इधर रही होगी, तो ये कोण क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा हो जाएगा। मगर इधर तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, हम इसको भी क्या ले लेंगे बच्चों? अल्फा ले लेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ रही है यहां तक आपको? ये बीटा अंतिम प्रतिबिंब PQ पर बन रहा है, तो ये बीटा हो गया बच्चों। अल्फा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण था, उधर तो हमको कुछ ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने शीर्षाभिमुख कोण भी ले लिया अल्फा। अब हम बीटा और अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने से पहले जैसे हम करते थे वैसी, चूंकि यहां लिखना बच्चों कि अल्फा और किसके? बीटा के मान क्या होते हैं? बहुत कम है या कम होते हैं। ये लाइन आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लेके चलेंगे बच्चों बीटा इजिकल टू क्या मान लेते हैं हम? 10 बीटा। और जो अल्फा होता है, अल्फा इजिकल टू हम ले लेते हैं बच्चों 10 अल्फा। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है m इजिकल टू वो बन जाता है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेके चलेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनिएगा क्या बताएं? m इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फा होता है, मगर अल्फा और बीटा के जो मान होते हैं वो कैसे होते हैं बोलते हैं बच्चों? बहुत ही कम होते हैं। तो हम क्या मान के चलते हैं? जो बीटा होता है उसको 10 बीटा ले लेंगे, अल्फा को 10 अल्फा ले लेंगे। तो बीटा इजिकल टू 10 बीटा, अल्फा इजिकल टू 10 अल्फा, तो m इजिकल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमेशा याद रखना आवर्धन क्षमता के लिए m इजिकल टू क्या लिखे हमने? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों की वैल्यूज आप देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायग्राम से हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। ये बीटा है देखिए, तो जब आप बच्चों क्या निकालेंगे? 10 बीटा निकालेंगे। तो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार होता है। तो यहां से अगर देखें तो परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है हमको? PQ। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? PQ परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। और बेस
पी क्यू अपॉन क्यू ई, पी क्यू अपॉन क्या होता है क्यू ई, और फिर हम निकालेंगे बच्चों टेन अल्फा। क्या निकालेंगे हम? टेन अल्फा। ठीक है, तो टेन बीटा में एक बार फिर से नजर लगाइएगा बच्चों, पी क्यू अपॉन क्यू ई ये हुआ, मगर देखेंगे अगर यहाँ पी क्यू ई त्रिभुज और ए डेस बी डेस ई त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज की क्या होती है? जो संगत भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है या समान होती है, तो पी क्यू और ए डेस बी डेस इक्वल होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, ए डेस बी डेस इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है, हम क्या लिख लेंगे? ए डेस बी डेस लिख लेंगे। ठीक है, और ये क्यू ई की जगह, क्यू ई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में? बी डेस ई। जैसे क्यू ई है उसी के संगत क्या है? बी डेस ई है, तो हमने ये लिख लिया। अब आगे देखेंगे ध्यान से। ठीक है, ये तो टेन बीटा हो गया, और क्या निकालना है हमको यहाँ? हमको यहाँ चाहिए बच्चों टेन अल्फा। क्या चाहिए हमको यहाँ? टेन अल्फा चाहिए। तो टेन अल्फा यहां से देखेंगे, ये अल्फा, ये ए डेस बी डेस, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए डेस बी डेस, और ये हो जाएगा ओ बी डेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां भी, तो ये हो जाएगा ए डेस बी डेस अपॉन ओ बी डेस। आ गई दोनों वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास में? m इज इक्वल टू है बच्चों टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, तो टेन बीटा ए डेस बी डेस अपॉन बी डेस ई, और ये हो जाएगा बच्चों ए डेस बी डेस अपॉन ओ बी डेस। तो यहां से ए डेस बी डेस कैंसिल हो गया, हमारे पास में m इज इक्वल टू क्या बच रहा है? ओ बी डेस ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ओ बी डेस, और नीचे रह जाएगा बी डेस ई, ये ऐसे। क्लियर? अब दोनों वैल्यूज आप देख लीजिए क्या क्या है। यहां आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, जहां ओ बी डेस, क्या चीज? ओ बी डेस। ओ बी डेस मैंने बताया था कि प्रकाश किरणें कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अभिदृश्यक के फोकस पर बनेगा। तो ओ बी डेस, ये जो डिस्टेंस है बच्चों यहां से, वो क्या है? फोकस दूरी है। किसके लिए? ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। तो ओ बी डेस को हम क्या लिखेंगे? और दाईं ओर है तो पॉजिटिव होगा वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे प्लस एफ ओ। ये है बच्चों अभिदृश्यक की फोकस दूरी। क्या चीज है ये? अभिदृश्यक की फोकस दूरी है। ओके, प्लस एफ ओ अभिदृश्यक की फोकस दूरी। और ये तो ओ बी डेस हो गया, साथ ही साथ बच्चों बी डेस ई, बी डेस ई ये नेत्रिका से वस्तु की दूरी। ये क्या है बच्चों? नेत्रिका से वस्तु की दूरी, तो u से डिनोट करते हैं, और नेत्रिका के लिए है तो ue लिखेंगे। तो ये बाईं ओर है तो क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस ue। इसको आप लिखना नेत्रिका से किसकी दूरी? वस्तु की दूरी, ये आप लिखेंगे। ठीक है, अब m इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू बच्चों? m इज इक्वल टू ओ बी डेस। ओ बी डेस क्या हो जाएगा हमारे पास में? एफ ओ अपॉन बी डेस ई यू ई, तो माइनस यू ई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फाइनली आवर्धन क्षमता के लिए माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, ये आपका व्यंजक बन जाएगा, आपका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है। ये हमेशा याद रखेंगे बच्चों, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की जगह आप टेन बीटा लेंगे, अल्फा की जगह टेन अल्फा लेंगे। बीटा और अल्फा आपको मालूम होना चाहिए कि बीटा क्या होता है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू बना बच्चों, तो पी क्यू हो गया। मगर हम पी क्यू ई और ए डेस बी डेस ई को समरूप त्रिभुज लेके चलेंगे, और अल्फा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो वस्तु कहाँ है हमारे? इधर है। वस्तु कहाँ है? इधर है। ओके, तो ये हमारे दूसरा त्रिभुज बन जाएगा अल्फा के लिए। दोनों त्रिभुज से आप टेन अल्फा टेन बीटा निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे बच्चों, जो वैल्यू आता है वो आवर्धन क्षमता कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए आवर्धन क्षमता तो हमने निकाल लिया, याद रखिएगा m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। यहाँ दो स्थितियों में हमको आवर्धन क्षमता देखना रहता है, तो चलिए हम दोनों केसेस आपको बताते हैं बच्चों। सबसे पहले फिर से एक बार मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, m इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास है एफ ओ माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। ठीक है, तो सबसे जो पहला रहता है यहाँ केस या पहली स्थिति बोल सकते हैं आप, केस वन बच्चों। ये क्या रहता है? बोलता है जब प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कहाँ बने बोलता है बच्चों? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, ठीक है, दूरी पर बने।
ठीक है। और यहां हम यूज करते हैं बच्चों लेंस सूत्र, क्या लगाएंगे हम, लेंस सूत्र। और ये लेंस सूत्र हम यूज करेंगे किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, ठीक है। तो स्थिति नंबर 1 केस 1 ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और लेंस सूत्र हम कहां लगाएंगे बच्चों, नेत्रिका लेंस के लिए लगाएंगे, ठीक है। ये अब इसके आगे लेंस सूत्र 1/f होता है, तो 1/fe 1/ve माइनस 1/ue, ठीक है। यहां अब आपको याद रखना जरूरी बच्चों, जहां बोलता है ve, क्या बोला गया है, प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो v प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो डिस्ट्रिक्ट ना विजन जो लेते हैं, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी लेते हैं, वो क्या लेते हैं बच्चों, -d, क्योंकि बाईं ओर आती है इसलिए -d, ये चीज हमेशा याद रखना। और ये जो ue है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये -ue, ये भी बाईं ओर है इसलिए -ue हो जाएगा। अब 1/fe इजिकल टू ये आ गया हमारे पास 1/-d माइनस ue, या हम इसको लिखेंगे बच्चों 1/fe माइनस 1/d प्लस 1/ue, क्या लिख लेंगे, 1/ue। अब यहां ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा फार्मूले में ध्यान दीजिएगा, 1/ue है, तो अगर यहां से मैं 1/ue की वैल्यू निकालता हूं तो 1/ue इजिकल टू, इसको पक्षांतर कर देता हूं, क्या जाएगा बच्चों, 1/fe प्लस 1/d आएगा। इसलिए आवर्धन क्षमता के फार्मूले से m इजिकल टू है बच्चों माइनस FO/ue, तो मैं 1/ue की जगह पुट कर दूंगा, तो देखो कैसे दिखाई देगा, ये जो फार्मूला हमने लेंस सूत्र यूज किया है बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए, 1/fe इजिकल टू 1/v माइनस 1/ue, जहां v बोलते हैं स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो v की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, -d, क्योंकि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा बाईं ओर रहती है इसलिए -d, और वस्तु भी बाईं ओर रहती है इसलिए वस्तु की दूरी भी कैसे आएगी, -ue। यहां पुट करेंगे v की जगह -d, 1/-d हो जाएगा बच्चों, और माइनस ue हो जाएगा, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस को मैंने ऊपर ले लिया। अब आवर्धन क्षमता निकालना है, तो जो फार्मूला हमारे पास आवर्धन क्षमता के लिए आया है m इजिकल टू f माइनस FO/ue, इस पर आप ध्यान देना क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। यहां से मैं 1/ue फाइंड कर सकता हूं, तो मैंने क्या किया बच्चों, 1/ue निकाल लिया, कैसे, माइनस 1/d को पक्षांतर कर दिया तो 1/d आ गया 1/ue। अब m इजिकल टू हमारे पास फार्मूला है बच्चों माइनस FO/ue, तो मैंने क्या किया, 1/ue की वैल्यू पुट कर दिया 1/fe प्लस 1/d। इस तरीके से यहाँ आवर्धन क्षमता m इजिकल टू बच्चों माइनस FO/1/fe प्लस क्या आ गया हमारे पास में 1/d आ गया। ओके, तो ये मैग्नीफाइंग पावर बन गया, किसके लिए, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है। अब यहाँ जो दूसरी स्थिति होती है बच्चों केस 2 होता है, बोलता है जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। प्रतिबिंब कहां बने, बोलते हैं अनंत पर बने। तो प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, जब अनंत पर बनेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है, कब बनता है, जब वस्तु कहां होती है बच्चों, फोकस पर होती है। तो ue इजिकल टू क्या रख लेंगे हम, fe रख लेंगे। तो हमारा जो फार्मूला है m इजिकल टू क्या आया था, माइनस FO, और ue जो था उसके जगह में आ जाएगा बच्चों fe, तो ये फार्मूला बन जाएगा m इजिकल टू माइनस FO/fe। बहुत सिंपल है, प्रतिबिंब कहां बने बोलता है अनंत पर, तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता 2 स्थितियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करना बच्चों, सबसे पहले आप डायग्राम बनाना, बहुत बढ़िया सा डायग्राम बनाना, फिर आप अल्फा बीटा के मान देखना, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा में आप वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो 2 स्थितियां हैं बच्चों, वो दोनों की दोनों स्थितियों में आपको आवर्धन क्षमता निकालना है। पहली स्थिति मैंने बताया प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ओके बच्चों, तो ये थी आज की हमारी क्लास खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी पर। अगर आपको इस क्लास का जो हमने समझाया उसका पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां मैं पीडीएफ डेली जो भी हम क्लास देते हैं उसका पीडीएफ हम वहां आपको अवेलेबल कराते चलेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।